Hello everyone, welcome back to our YouTube handle of Pro and Mentor Counseling. It's high time we are going to choose our fields, right? It's one of the peak time or most important time of our career जब हम किसी भी फील्ड या स्ट्रीम को चूज करेंगे जो हमारे साथ लाइफ टाइम रहने वाली हो। तो अगर आप लोग कंफ्यूज्ड हैं या फिर आप लोगों को एक ब्रॉडर विजन चाहिए कि हमें कौन सी फील्ड चूज करनी चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे हम या फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखेंगे जिनको एनालाइज करके हमें कौन सी फील्ड ऑप्ट करनी चाहिए इस ये विजन हमारा और ज्यादा क्लियर होगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखेगा और कोई भी आपके फ्रेंड या फिर नोन है जिनको इसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है या फिर वो थोड़े कंफ्यूज है अपनी फील्ड को लेके तो डेफिनेटली ये वीडियो उनके साथ शेयर करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और समझते हैं हमें कौन कौन सी फील्ड के लिए किस तरीके से सोच के ऑप्ट करना चाहिए। तो जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ होते हैं ऑप्शंस एमडी के लिए, कुछ ऑप्शंस होते हैं हमारे पास एमएस के लिए। ठीक है, एक एनबीई की तरफ से अलग से कोर्सेज आते हैं जिन्हें हम कहते हैं डीएनबी कोर्सेज। इसमें मोस्टली एमडी और एमएस के सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं और कुछ होते हैं वेरियस डिफरेंट डिप्लोमास जैसे कि डीजीओ हो गया। ठीक है, तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज आप सबसे पहले अपने एमडी के कोर्सेज जिनमें आपको इंटरेस्ट है उनके नाम यहाँ पर लिखें। ठीक है, जो एमएस के कोर्सेज है आपको जिसमें इंटरेस्ट है उनके नाम यहाँ पे लिखें। जो डीएनबी के कोर्सेज है एमडी भी हो सकते हैं वो एमएस भी हो सकते हैं। जैसे कि डीएनबी जनरल सर्जरी भी हो सकती है एंड डीएनबी जनरल मेडिसिन भी हो सकती है। जनरल सर्जरी एक एमएस का कोर्स है और जनरल मेडिसिन एक एमडी का कोर्स है। तो डीएनबी में भी जिसमें आपको इंटरेस्ट है उनके नाम यहाँ पर लिखें। और उसके अलावा कुछ अदर डिप्लोमास है जैसे कि फैमिली मेडिसिन का हो गया या फिर डीजीओ हो गया या फिर डीसीएच हो गया, उसका नाम यहाँ पर रखें और उन्हें अंडरलाइन करें या फिर उनकी एक लिस्ट बनाए प्रायोरिटी की बेसिस पे कि आप लोग को कौन सा पसंद है। तो ये तो वेरियस कोर्सेज है। आई एम प्रिटी श्योर आपको ये सारे पता होंगे। अगर आपको नहीं पता है तो जो हमारी टीम है वो आपको इन वेरियस कोर्सेज के बारे में बता देगी जितने भी अवेलेबल है। उसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमें इन कोर्सेज को सिलेक्ट करने में हेल्प करते हैं उनका एक एक करके हम बात करते हैं। जो सबसे पहला फैक्टर है वो है सबसे पहले इंटरेस्ट एंड पैशन। जब आपने अपना एमबीबीएस का कोर्स किया होगा कंप्लीट या फिर जब आपने इंटर्नशिप में अपनी क्लिनिकल पोस्टिंग्स या फिर नॉन क्लिनिकल पोस्टिंग्स अटेंड करी होगी तो कुछ ऐसी फील्ड्स डेफिनेटली होगी जिसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट आया होगा, जिसमें आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा काम करके एज कम्पेयर टू रिमेनिंग फील्ड्स। तो वो आपके इंटरेस्ट एंड पैशन को कहीं ना कहीं डिफाइन करेगी। तो आपको इसका ध्यान रखना है। अब ये जो इंटरेस्ट होता है ये आपका पर्सनल इंटरेस्ट भी हो सकता है कि आपको प्रोसीजर्स करना ज्यादा पसंद है या फिर आपको डायग्नोस्टिक चीजें ज्यादा पसंद आती है। तो इंटरेस्ट में आपका पर्सनल इंटरेस्ट भी आ सकता है या फिर आपका लाइफस्टाइल प्रेफरेंसेस भी हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप सर्जरी की बात करते हैं तो वो बहुत फिजिकली डिमांडिंग फील्ड है। आपको फिजिकली उसमें अपना काफी ज्यादा इनपुट देना होता है। यही आप डर्मा, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी की बात करेंगे तो उसमें एक स्ट्रक्चर्ड लाइफस्टाइल होती है। ठीक है, तो वो आपको अपने माइंड में ये इंपॉर्टेंट चीज रखनी ही है। सेकंड सेकंड आता है आपका एप्टीट्यूड एंड स्किल सेट। ठीक है, जैसे कि आपका क्लिनिकल एप्टीट्यूड या स्किल सेट ज्यादा स्ट्रांग है या फिर नॉन क्लिनिकल। क्लिनिकल में आपका पेशेंट इंटरेक्शन ज्यादा होगा, नॉन क्लिनिकल में आपका डायग्नोस्टिक मोडेलिटीज हो सकती है, रिसर्च का हो सकता है, एकेडमिक पार्ट ज्यादा हो सकता है। तो आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपके टेक्निकल स्किल्स कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर अ सर्जिकल ब्रांच तो आपकी स्टेडी हैंड होना चाहिए, आपका प्रिसीजन वाला जो स्किल सेट है वो बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। ठीक है, यही अगर आप साइकेट्री या फिर मेडिसिन में ऑप्ट कर रहे हैं तो आपका डायग्नोस्टिक स्किल सेट ज्यादा होना चाहिए, आपका उसके लिए एक्यूमेंट ज्यादा होना चाहिए। पेशेंट इंटरेक्शन का आपका थोड़ा सा ध्यान में ज्यादा होना चाहिए, वो स्किल सेट आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एप्टीट्यूड एंड स्किल सेट भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है व्हाइल चूजिंग और ऑप्टिंग फॉर अ ब्रांच। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज होती है। ठीक है,
तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि व्हाट करियर अपॉर्चुनिटीज आर देयर। ओके, फॉर एग्जाम्पल कुछ करियर, कुछ जो फील्ड्स होती है उनकी स्कोप और जो डिमांड होता है वो डिफरेंट होता है रिमेनिंग फील्ड से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मान लीजिए प्राइवेट प्रैक्टिस में जाना है, तो कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जिनके लिए प्राइवेट प्रैक्टिस मच बेटर और इजियर ऑप्शन रहता है। फॉर एग्जाम्पल डर्मेटोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया में क्रिटिकल केयर, इनमें प्राइवेट प्रैक्टिस का बहुत अच्छा स्कोप होता है। तो अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यू शुड ऑप्ट फॉर दैट। कुछ अगर आप चाहते हैं कि मेरे को हमेशा गवर्नमेंट जॉब में ज्यादा रहना है, एकेडमी के लिए ज्यादा रहना है, तो कुछ फील्ड्स हैं जो कि उसके लिए बेटर है। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिटी मेडिसिन, गवर्नमेंट जॉब का सबसे ज्यादा स्कोप उस फील्ड में है, अभी तक देखने को मिला है। तो आपको उसके लिए अपना अप्रोच रखनी चाहिए। कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जिनका ग्लोबली ज्यादा अच्छा स्कोप है एज कम्पेयर टू अदर्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गो फॉर इमरजेंसी मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी, इनका ग्लोबल अप्रोच बहुत ज्यादा है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी व्हेन यू आर गोइंग विद अ ब्रांच। ठीक है, तो करियर अपॉर्चुनिटीज। उसके बाद आता है वर्क लाइफ बैलेंस। जैसे कि कुछ ब्रांचेस ऐसी हैं जिनमें आपको ज्यादा अपना टाइम देना पड़ता है, और कुछ ब्रांचेस ऐसे हैं जिसमें आपको थोड़ा कम टाइम देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर इमरजेंसी मेडिसिन, तो डेफिनेटली द नंबर ऑफ आवर्स यू विल पुट इन योर रेसिडेंसी और इन योर वर्क लाइफ इन वर्क दिल बी मच मोर एज कम्पेयर टू डर्मेटोलॉजी। तो आपको ये भी एक वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, एक फैक्टर होता है लॉन्ग टर्म गोल्स। व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्ग टर्म गोल्स? मान के चलिए कि आप अभी सोचते हैं कि मैं एमएस जनरल सर्जरी के लिए ऑप्ट करता हूँ। आपको पता है रेसिडेंसी में एमएस जनरल सर्जरी के जो रेसिडेंट्स होते हैं, दे हैव ड्यूटी आवर्स ऑफ 24 आवर्स, 36 आवर्स, 48 आवर्स। ठीक है, तो अभी एट दिस एज आपको बहुत अच्छा लगता है वो, कि यस यू कैन पुट इन नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ आवर्स, यू कैन इजिली पुट इन वेरी मच ऑफ हार्ड वर्क एंड योर टाइम इनटू योर रेसिडेंसी। बट अगर आप लॉन्ग टर्म गोल्स देख के चलेंगे, जब आप के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, तो मे यू मे नॉट लाइक दैट। ओके, तो लॉन्ग टर्म गोल्स को बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। लॉन्ग टर्म गोल्स सिर्फ वर्किंग आवर्स के उसमें नहीं होते, उस कंटेक्स्ट में नहीं होते। लॉन्ग टर्म गोल्स में हमारे एकेडमिक लाइफ भी आती है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको टीचिंग ऐसे की, कुछ ब्रांचेस ऐसी हैं जिनमें आपको ज्यादा अपना टाइम देना पड़ता है, और कुछ ब्रांचेस ऐसे हैं जिसमें आपको थोड़ा कम टाइम देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर इमरजेंसी मेडिसिन, तो डेफिनेटली द नंबर ऑफ आवर्स यू विल पुट इन योर रेसिडेंसी और इन योर वर्क लाइफ इन वर्क दिल बी मच मोर एज कम्पेयर टू डर्मेटोलॉजी। तो आपको ये भी एक वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, एक फैक्टर होता है लॉन्ग टर्म गोल्स। व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्ग टर्म गोल्स? मान के चलिए कि आप अभी सोचते हैं कि मैं एमएस जनरल सर्जरी के लिए ऑप्ट करता हूँ। आपको पता है रेसिडेंसी में एमएस जनरल सर्जरी के जो रेसिडेंट्स होते हैं, दे हैव ड्यूटी आवर्स ऑफ 24 आवर्स, 36 आवर्स, 48 आवर्स। ठीक है, तो अभी एट दिस एज आपको बहुत अच्छा लगता है वो, कि यस यू कैन पुट इन नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ आवर्स, यू कैन इजिली पुट इन वेरी मच ऑफ हार्ड वर्क एंड योर टाइम इनटू योर रेसिडेंसी। बट अगर आप लॉन्ग टर्म गोल्स देख के चलेंगे, जब आप के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, तो मे यू मे नॉट लाइक दैट। ओके, तो लॉन्ग टर्म गोल्स को बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। लॉन्ग टर्म गोल्स सिर्फ वर्किंग आवर्स के उसमें नहीं होते, उस कंटेक्स्ट में नहीं होते। लॉन्ग टर्म गोल्स में हमारे एकेडमिक लाइफ भी आती है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको टीचिंग अच्छी लगती है। ठीक है, कुछ लोगों को रिसर्च अच्छा लगता है, कुछ लोगों को एकेडमिक पार्ट अच्छा लगता है। तो लॉन्ग टर्म गोल्स में आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी फील्ड में आपके पास कौन सा आपका इंटरेस्ट सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारा लॉन्ग टर्म गोल्स का भी। ठीक है, उसके बाद एक हमारा आता है फैक्टर, जैसे वो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट का है, जिसे कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, आप
खुद की प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप खुद का सेटअप स्टेब्लिश करना चाहते हो, तो कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जिनमें ये करना काफी इजी है एज कम्पेयर टू अदर फील्ड्स। आप साइकेट्री लेते हैं, आप अपना खुद का रिहेबिलिटेशन सेंटर खोलना चाहते हैं। आप डर्मेटोलॉजी लेते हैं, आप खुद का एक अलग कॉस्मेटिक सेंटर खोलना चाहते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट का सेंटर खोलना चाहते हैं। आप कि अगर आप इसके अलावा ऑर्थो लेते हैं तो आप एक खुद का ट्रॉमा सेंटर खोलना चाहते हैं, या फिर आपका खुद का ऑर्थो से रिलेटेड स्पाइन का कुछ सेटअप खोलना चाहते हैं स्पाइन सर्जरीज करने के, ठीक है, या फिर नी सर्जरी का आप एक सेंटर खोलना चाहते हैं, तो कुछ फील्ड्स में एंटरप्रेन्योरशिप इज अ बेटर ऑप्शन। ओके, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है। उसके बाद बात आता है जॉब स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है, आपको हर फील्ड का इनकम पोटेंशियल का एक आइडिया होना चाहिए। ऑल दो जितनी भी फील्ड्स अवेलेबल है हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी में, वो सब अच्छी हैं, काफी रिवॉर्डिंग है, और अपार्ट फ्रॉम द क्राउड ही रहेंगे आप हमेशा, बट स्टिल हर फील्ड का एक इनकम पोटेंशियल है। ठीक है, प्राइवेट प्रैक्टिस में भी इसमें ऐसा रहता है कि हर फील्ड का एक अपना डिफरेंट इनकम का एस्पेक्ट है। ठीक है, उसके अलावा एक आता है रीजनल डिमांड। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय रीजनल डिमांड? For example, I am a doctor who comes from a rural background. Okay, and I want to live in that area only. तो अगर मेरा रूरल बैकग्राउंड है तो कुछ ऐसी फील्ड्स है जिनका स्कोप रूरल बैकग्राउंड में ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल जनरल प्रैक्टिशनर हो गया, पीडियाट्रिक्स हो गया, इमरजेंसी केयर हो गया, फर्स्ट एड केयर हो गया, इनका स्कोप रूरल बैकग्राउंड में ज्यादा होता है। ठीक है, तो आपको आपके रीजनल डिमांड का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कहाँ सेटल होना चाहते हो, वेयर डू यू सी योर फ्यूचर एज वेल। ओके, तो रीजनल डिमांड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें फैक्टर होता है। उसके बाद ये तो हो गया जब आप आपकी फील्ड चूज कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स से आपने आपकी फील्ड चूज कर दी है। अब क्या चीजें आपको ध्यान रखना है कॉलेज के एस्पेक्ट में? तो एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल और कॉलेज और इंस्टीट्यूशन। ठीक है, एंड मेंटरशिप। ओके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस भी इंस्टीट्यूट के लिए आप ऑप्ट करते हैं, आई वुड सजेस्ट इफ पॉसिबल उस इंस्टीट्यूट को आप फिजिकली विजिट करें और उसका एक टूर लें। अगर ये पॉसिबल नहीं होता है तो आप वहाँ के स्टूडेंट्स एंड एल्यूमनाई जो होते हैं उनसे आप बात करें, उनसे आप इंटरेक्ट करें कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, उनके वहाँ पर क्या उन्होंने चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। इससे आप बेटर प्रिपेयर्ड रहेंगे उस इंस्टीट्यूट के लिए। अगर आप लोगों को उस इंस्टीट्यूट के बारे में नहीं पता है, या फिर आप उनसे किसी के भी वहाँ के स्टूडेंट या एलुमनाई से कांटेक्ट नहीं हो पाता है आप लोगों का, तो डेफिनेटली यू कैन रीच आउट टू अस, वी विल हेल्प यू इन दैट एज वेल। ओके, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट आता है फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। ओके, कुछ फील्ड्स ऐसी होती हैं जिनमें स्ट्रेस लेवल ज्यादा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल if you will opt for surgery, you will opt for obs gynae, ओके, और क्रिटिकल केयर, इनमें थोड़ा स्ट्रेस का लेवल ज्यादा रहता है। ठीक है, रेडियोलॉजी, साइकेट्री, इनमें स्ट्रेस का लेवल थोड़ा एज कंपेयर टू इमरजेंसी केयर, क्रिटिकल केयर, ऑब्स गायनी थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, फिर अगर आप फिजिकल वेलबींग की बात करें तो सर्जरी हो गया, ऑफ्थेल हो गया, उनमें आपका फिजिकल वेलबींग का आपको काफी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, यही पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, उसमें आपको फिजिकल वेलबींग से इतना फर्क नहीं पड़ता आपके फिजिकल वेलबींग का। ठीक है, उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, दैट इज कंपटीशन। इवन दो आज के टाइम में अ, सारी फील्ड से ऑलमोस्ट सैचुरेटेड होने लग गई है। ठीक है, देयर इज अ वेरी कट थ्रोट कंपटीशन एवरीवेयर, तो आप इस फैक्टर को निग्लेक्ट तो नहीं कर सकते हो। ठीक है, मेडिकल की सारी फील्ड्स बहुत रिवॉर्डिंग है, डेफिनेटली। हाँ है, उनके वहां पर क्या उन्होंने चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, इससे आप बेटर प्रिपेयर्ड रहेंगे उस इंस्टीट्यूट के लिए। अगर आप लोगों को उस इंस्टीट्यूट के बारे में नहीं पता है,
या फिर आप उनसे किसी के भी वहाँ के स्टूडेंट या एलुमनाई से कांटेक्ट नहीं हो पाता है आप लोगों का, तो डेफिनेटली यू कैन रीच आउट टू अस, वी विल हेल्प यू इन दैट एज वेल। ओके। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट आता है फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। ओके। कुछ फील्ड्स ऐसी होती हैं जिनमें स्ट्रेस लेवल ज्यादा होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू विल ऑप्ट फॉर सर्जरी, यू विल ऑप्ट फॉर ऑब्स गाइनी, ओके, और क्रिटिकल केयर, इनमें थोड़ा स्ट्रेस का लेवल ज्यादा रहता है। ठीक है। रेडियोलॉजी, साइकेट्री, इनमें स्ट्रेस का लेवल थोड़ा एज कंपेयर टू इमरजेंसी केयर, क्रिटिकल केयर, ऑब्स गाइनी थोड़ा सा कम होता है। ठीक है। फिर अगर आप फिजिकल वेलबींग की बात करें, तो सर्जरी हो गया, ऑफ्थेल हो गया, उनमें आपका फिजिकल वेलबींग का आपको काफी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। यही पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, उसमें आपको फिजिकल वेलबींग से इतना फर्क नहीं पड़ता आपके फिजिकल वेलबींग का। ठीक है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, दैट इज कंपटीशन। इवन दो आज के टाइम में अ, सारी फील्ड से ऑलमोस्ट सैचुरेटेड होने लग गई है। ठीक है। देयर इज अ वेरी कट थ्रोट कंपटीशन एवरीवेयर। तो आप इस फैक्टर को निग्लेक्ट तो नहीं कर सकते हो। ठीक है। मेडिकल की सारी फील्ड्स बहुत रिवॉर्डिंग है। डेफिनेटली यू विल लीड अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ इफ यू वर्क हार्ड इन मेडिकल फील्ड्स, बट स्टिल कंपटीशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसे हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। तो अपनी कट ऑफ रैंक के हिसाब से और जो फ्यूचर ट्रेंड चल रहा है उसको ध्यान में रखें। फ्यूचर ट्रेंड से मेरा क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, अभी एआई बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है। तो कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जिसमें एआई का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गया है। जैसे रेडियोलॉजी हो गया या पैथोलॉजी हो गया, एआई उसमें अभी से आने लग गया है। ठीक है। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा अगर आप अपना फ्यूचर उस फील्ड के लिए डेडिकेट कर रहे हैं तो। ठीक है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दैट इज सुपर स्पेशलिटी। जैसे कि आप लोग एमडी जनरल मेडिसिन करते हैं, तो एमडी जनरल मेडिसिन के बाद आप डीएम कार्डियोलॉजी कर सकते हैं, एंड देयर आर वेरियस ऑप्शंस, अदर ऑप्शंस एज वेल, डीएम न्यूरोलॉजी। आप एमएस जनरल सर्जरी करते हैं, तो उसके बाद आप एमसीएच, एक सुपर स्पेशलिटी कोर्स होता है जनरल सर्जरी के बाद, एमसीएच न्यूरो सर्जरी में कर सकते हैं, सीटीवीएस में कर सकते हैं, प्लास्टिक सर्जरी में कर सकते हैं। तो आपको आपकी सुपर स्पेशलिटी के ऑप्शंस जो है उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा वेन एवर यू आर ऑप्टिंग आउट फॉर अ फील्ड। ठीक है। तो इन अ नटशेल हमने ये सारे फैक्टर्स देखे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वाइल चूजिंग फॉर अ फील्ड। ओके। तो आप इन सारे फैक्टर्स को ध्यान रखें। ठीक है। और फिर उसके बाद एक प्रॉपर डिसीजन लें। ओके। थैंक यू एवरीवन।